हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता, आपकी दोस्त। मैं आज आपको साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक बता रही हूं। मैं डेली आपसे कोई ना कोई साइंस का टॉपिक डिस्कस करूंगी और बहुत ही इजीली कंसेप्चुअल मैं आपको सिखाऊंगी। आप उससे बहुत जल्दी साइंस के कंसेप्ट इजीली शॉर्ट ट्रिक्स में लर्न कर सकते हैं। मैं आज आपको ग्रेविटेशन लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लो का कंसेप्ट बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था। ये न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक एक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि बात करें पेड़ पौधे भी हमें अट्रैक्ट करते हैं, हम पेड़ पौधों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है यानी आकर्षित करती है, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी एट फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनेट टू द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दें कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स। कोई जिस फोर्स के द्वारा कोई भी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती, वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। उनके कोई भी वस्तु है, दो वस्तु है तो दो वस्तुओं का मास होगा। हर प्रत्येक चीज़ का मास होता है, वेट होता है, मास होता है। तो मास, अब दो वस्तु है तो उनका मास तो इक्वल्स टू मासेस, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ईच थिंग्स। ओके, एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इन्वर्सली क्या होता है? प्रपोर्शनेट होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। किसी भी दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी क्या होएगी? आर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस दूरी का स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, हम लेते हैं आर स्क्वायर। तो जिसका मान उन दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो क्या कहलाता है? यह है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। या तो हम इसको किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे इसको किलोग्राम मीटर पर का मतलब नीचे आ गया सेकंड स्क्वायर। अगर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो मीटर इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स सेकंड बन जाएगा, इनवर्स सेकंड स्क्वायर। अगर ये अपर चीज़ ऊपर जाती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे इनवर्स सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू क्या होती है? न्यूटन की यूनिट क्या होती है? Fg, यानी कि लगाया गया फोर्स। ये प्रपोर्शनेट, ये जो साइन है ये किसका होता है? प्रपोर्शनेट का। m1 इंटू m2। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस ये किसके अपोजिट है? आर स्क्वायर के। मैंने बोला ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये क्या होता है? प्रपोर्शनेट होता है। इन्वर्सली प्रपोर्शनल यानी अपॉन, या क्या होती है? कोई भी डिस्टेंस का स्क्वायर बोला था मैंने, तो आर स्क्वायर। अब देखिए, जनरली हमसे जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था हमारे पास, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जड़त्व का नियम। क्या बताने जा रही हूँ मैं आपको? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या कहेंगे हम? जड़त्व का नियम। अ बॉडी इन मोशन और रेस्ट। कोई भी चीज़, सपोज करो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी मोशन में, या तो गति में है, गतिमान है, या फिर रेस्ट, हम एक जगह बैठे हुए हैं। इट विल बी रिमेन्स इन सेम फेस। वो सेम फेस में, अगर हम बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, अगर हम चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। अनटिल एक्टेड अपॉन बाय
एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वह उसका फेस चेंज नहीं होगा। मतलब कि बात करें कि जैसे कि अब बस है, कोई बस है, बस में हम बैठे हैं तो हम एकदम रेस्ट फॉर्म में बैठे हैं, कॉन्स्टेंटली बैठे हैं। अब जैसे ही बस चल रही है, अब सपोजली सामने से कोई गाड़ी आ गई, बस ने रोका, वैसे ही हम आगे की तरफ धकेले जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी क्या हो गई, मोमेंट में आ गई। क्यों आ गई हमारी बॉडी मोमेंट में? क्योंकि बाह्य बल लगा, एकदम से फोर्स लगा, ब्रेक लगते ही फोर्स लगा हमारी बॉडी पे, इसलिए हम आगे की तरफ धकेले गए। तो अब बॉडी इन मोशन और रेस्ट इट विल बी रिमेन्स इन सेम फेस अंटिल एक्टेड अपॉन अ बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई वस्तु यदि गतिमान है या रुकी हुई है तब वह अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती है या रहेगी जब तक कि उस पर एक बाह्य बल न लगाया जाए। ये हो गया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अब सेकंड लॉ, किसका सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ। जनरली पूछ लिया जाता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग का नियम। अब संवेग का नियम क्या होता है? संवेग को क्या कहते हैं? पी। हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इक्वल्स टू मास इंटू मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और जहाँ ए बराबर, ए क्या है यहाँ? एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण, चेंज इन न्यू अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये डीवी, यहाँ पे ये डीवी है, तो डीवी का मतलब होता है, डी का मतलब चेंज डेल्टा, चेंज इन, वी का मतलब है न्यू, चेंज इन न्यू अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये फोर्स, एफ बराबर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मैंने बताया त्वरण होता है। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्शन। वैल्यू क्या होती है फोर्स की जो एक्ट कर रहा है बॉडी पर? इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसे अपने नोट्स बना सकते हैं, इसे वीडियो को जूम करें और आप इजीली लिख सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल का परिमाण उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है उस पर हमने बल लगाया। सपोज करो आपने किसी को धक्का दिया, पुश किया, तो लगने वाले बल का परिमाण, जो भी रिजल्ट आया उस वस्तु के द्रव्यमान, आप एम, द्रव्यमान यानी एम यानी मास, तथा त्वरण यानी एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड लॉ, किसकी? न्यूटन के थर्ड लॉ। जनरली ये पूछा जाता है। जनरली ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, और और थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। आपको एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा नियम है और ये किसका नियम है, किसके द्वारा दिया गया नियम है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको उसका बताया था बस का। बस में हम बैठते हैं और अगर बस एकदम से चलती है तो हम पीछे की तरफ धकेले जाते हैं, बस एकदम से चलती हुई अवस्था में रुकती है तो हम आगे की तरफ धकेले जाते हैं। तो जनरली ये तो हम सबको पता ही है, हमारे डेली रूटीन में होता ही है। बस हुई, कोई गाड़ी हुई, हम गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, जनरली इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। अब एक्शन रिएक्शन लोग हम पढ़ रहे हैं, हम क्रिया प्रतिविधि का नियम। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाना चाहूँगी। डेफिनेशन बनाना तो ये हमारे हाथ में कि हम किस चीज़ को कितना समझते हैं। मेनली होता है एग्जाम्पल समझ में आ गया, हमें कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाता है। सपोज करो अब वॉल है, आप एक वॉल पे एक बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल को फेंकते हैं वॉल पे। वॉल क्या? दीवार पे आप एक बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल वापस रिएक्शन में विपरीत दिशा, अपोजिट, आपने फेंकी सामने,
लेकिन वो वापस अपोजिट डायरेक्शन यानी कि आपकी तरफ वापस उसी जितनी तेज आप स्पीड से फेंकेंगे, जितनी वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया, उतनी वेलोसिटी से वो वापस जरूर आएगी। क्यों वो वापस क्यों आती है? कई लोग सोचते होंगे ये नियम में ये क्यों वापस आती है? क्यों? क्योंकि वॉल बहुत बड़ी होती है और वॉल के कंपैरिजन में बॉल का मास बहुत कम होता है, इसलिए वो प्रतिक्रिया करती है। वैसे ही बात करें हम अर्थ ले लो, एक रोड ले लो आप, तो अब रोड बड़ा है, हम तो छोटे से प्राणी हैं बेचारे, अब हम उस पर चलते हैं, तो जब आप चलेंगे ना तो पृथ्वी भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, वो भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। मतलब बात करें आप जब चलेंगे ना तो पृथ्वी भी आपको मतलब दबाने की, पीछे आपके पैर पीछे, आप पैर को आगे बढ़ाएंगे चलने के लिए तो आपके पैर कहीं ना कहीं पीछे की तरफ बल लगाएंगे, तब जाके आप आगे की तरफ, आप कभी फील करना आप जब चलते हैं तो। ये है एक्शन रिएक्शन लॉ। कई चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो, इससे आपको पता चलेगा कि क्या एक्शन रिएक्शन लॉ है, क्या लॉ ऑफ इनर्शिया है, क्या लॉ ऑफ मोमेंटम है। अब बात करें गैलीलियो लॉ। गैलीलियो ने सबसे पहले गैलीलियो ने लॉ दिया था इनर्शिया लॉ को, तो इट्स अ इनर्शिया लॉ। गैलीलियो का लॉ क्या है, ये मैं इसी जगह यहाँ पे इस कंसेप्ट को इसलिए बताना चाह रही हूँ, इसलिए ख़त्म करना चाह रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे। गैलीलियो का लॉ क्या था? इट इज़ अ इनर्शिया लॉ। पर ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने। गैलीलियो का क्या लॉ था? जड़त्व का नियम जो है वो गैलीलियो ने, यानी कि अपना इनर्शिया का नियम क्या था? कोई भी वस्तु यदि गतिमान है या रुकी हुई है तब वह अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती है या रहेगी जब तक कि उस पर एक बाह्य बल न लगाया जाए। उसके बाद बात करें निकोलस कोपरनिकस लॉ। इनने क्या दिया था? इनका था हेलोसेंट्रिक मॉडल। हेलोसेंट्रिक मॉडल पे इन्हें वर्क किया था। हेलोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है? हेलोसेंट्रिक मॉडल ये होता है कि सूर्य जो होता है ऑन फोकस होता है, यानी केंद्र पर होता है, और उसके चारों ओर और उसके चारों ओर क्या है, जो भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं, यानी उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य इनके केंद्र पर या फोकस पर होता है। ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सन इज प्रेजेंट एट सेंटर और वन फोकस। वन फोकस क्यों बोला? क्योंकि भाई फोकस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सारे प्लैनेट्स का फोकस क्या होता है? सन होता है। तो ये निकोलस का लॉ था। तो ये लॉज मैंने आपको बताए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आपको इसी तरह नए नए कंसेप्ट सिखाती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।